हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट PKLI के दो सीनियर और तजर्बाकार माहिरीन, डॉक्टर सफ़िया साहिबा जो कि पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हैं और डॉक्टर शहजाद साहब जो कि एडल्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हैं। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर सफ़िया, सबसे पहले हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हमें बताइएगा नाजरीन की रहनुमाई के लिए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट दरअसल होता क्या है, ज़रा उन्हें समझाइएगा आम लफ्ज़ों में, और बच्चों में कब किस स्टेज पर जाके इसकी ज़रूरत पेश आती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे कि लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट से मुख्तलिफ है। ठीक। इसमें कोई मेजर सर्जरी का प्रोसीजर नहीं होता जो कि आमतौर पर ख्याल किया जाता है। और इसमें हम मुख्तलिफ अद्वियात के ज़रिए पहले बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म करते हैं ताकि फिर उसके अंदर नई बोन मैरो डाली जा सके। और बोन मैरो लेने का प्रोसीजर भी कोई मेजर सर्जरी की तरह नहीं होता। मुख्तलिफ तरीके होते हैं, दो तरीके जो आमतौर पर राइज हैं उसमें, एक तरीके में तो ब्लड बैंक में जिस तरह ब्लड लिया जाता है उसी तरीके से स्टेम सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं। और दूसरे तरीके में हम ये करते हैं कि कूल्हे की हड्डी से सिरिंज के ज़रिए बोन मैरो कलेक्ट करते हैं। और दोनों तरीके से जो कलेक्ट किया हुआ बोन मैरो है वो ब्लड की तरह मरीज को जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है वैसे इन्फ्यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का ट्रांसप्लांट है। इसमें कोई ऑपरेशन तो नहीं है, ऑर्गन लाइक ट्रांसप्लांट टाइप हाँ एग्जैक्टली, लेकिन इसमें कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है। लेकिन इसमें एक लंबा स्टे होता है अस्पताल के अंदर और क़ुव्वत मुदाफ़त कितना उसमें बीमारी पे डिपेंड करता होता है। लेकिन रफली अगर हम एक एवरेज निकालें तो 30 to 45 डेज तक मरीज को एक ही कमरे में रहना होता है, क्योंकि हम उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए फिर उसको हर उस जरासीम से इन्फेक्शन होने का खतरा होता है जो आमतौर पे हमें मुतासिर नहीं कर रहे होते। ठीक डॉक्टर साहिबा, इस पर भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि बच्चों में क्या क्या बीमारियां और किन वजूहात की बिना पर बोन मैरो जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। अडल्ट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्टर शहजाद साहब, अगर अडल्ट्स की बात करें, इनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किन वजूहात की बिना पर होता है? कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें ज़रूरत पेश आती है? जी, इनमें हम दो में डिवाइड करते हैं, मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट के अंदर। कैंसर, ब्लड कैंसर, वो मरीज़ जो हाई रिस्क होते हैं उनकी बीमारी जैसे ही दवाइयों से या कीमोथेरेपी से ख़त्म की जाती है तो उनको हम ट्रांसप्लांट किया जाता है। या वो ब्लड कैंसर जो इलाज के बाद दोबारा रीलैप्स हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो उनमें ये मैंडेटरी होता है कि आप उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। नंबर 2, लिम्फोमा, गिल्टियों के कैंसर। गिल्टियों के कैंसर भी जब वापस आते हैं, जो कीमोथेरेपी के इलाज के बावजूद वापस आ जाते हैं, उनमें भी मस्ट है कि आप उनका ट्रांसप्लांट करें। तीसरी जो ख़ास बीमारी है वो है प्लाज्मा सेल ल्यूकीमियाज या प्लाज्मा सेल डिस्प्लेजियाज। मल्टीपल माइलोमा इसको कहा जाता है। इसके अंदर लाजमी है कि आप इसका ट्रांसप्लांट करें। और नॉन मैलिग्नेंट कंडीशंस में एप्लास्टिक अनीमिया, जिसमें बोन मैरो ख़त्म हो जाता है और खून बनना ख़त्म हो जाता है, तो उसमें उसका हल ट्रांसप्लांट के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इनके लिए एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। बिल्कुल प्लास्टिक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। डॉक्टर सफ़िया, बच्चों के हवाले से जिस तरह से हम बात कर रहे थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर, ट्रांसप्लांट का एक तो नाम सुन के ही लोगों के जहन में आता है जिस तरह से कि शायद कोई ऑर्गन लेना है और कहीं और उसे ट्रांसप्लांट करना है। ये बताइए कि इस हवाले से बहुत सारे खदशात भी पाए जाते हैं। क्या वो जो पहले कदीम तरीका इलाज था उसके अंदर वो मौजूद थे, उसके अंदर वो ख़तरात थे, और अब इस वक्त क्या जदीद तरीका इलाज है जो कि राइज है पूरी दुनिया में और PKLI ने भी उसे अडॉप्ट किया हुआ है और वो सेफ़ है? देखिए, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसमें कोई मेजर सर्जरी या उस तरह के खतरे तो नहीं होते, लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो उसमें हम डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके के ज़रिए इन्फेक्शन को कम करते हैं। एक तो आइसोलेशन, जिसमें एक अटेंडेंट ही रहता है मरीज़ के साथ, और उसके भी कुछ टेस्ट हम करा लेते हैं कि उसमें इन्फेक्शन ना हो, और बाहर से खाना नहीं आ सकता। ठीक है, वो हम अस्पताल का हाइजीनिक फूड देते हैं। फिर हमारे अस्पताल का इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल IPC का एक डिपार्टमेंट है, वो भी वक्तन फ़वक्तन ये चेक करता रहता है कि क्या सिस्टम जो है हमारे, जिसमें पार्टिकल काउंट, पॉजिटिव प्रेशर, ये सारी चीज़ें सही से मॉनिटर हो रही हैं ताकि इन्फेक्शन बाहर से अंदर कमरे में ना आ सके। ठीक।
सही, तो ये एक, और दूसरा हैंड हाइजीन के ऊपर मेन फोकस किया जाता है ठीक कि ठीक, हर दफ़ा जितनी दफ़ा आप कमरे में एंटर होंगे हाथ धोएंगे, ओके, क्योंकि बाकी जगहों पे इतना ज़्यादा नहीं होता कि मतलब दूसरे अस्पताल के बाकी हिस्सों में। यानी कि ये ख्याल डॉक्टर ही रख सकते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन भी रहता है, अगर ट्रांसप्लांट हो भी जाए बिल्कुल। तो वो सारी केयर डॉक्टर्स ही कर रहे होते हैं। देखिए ट्रांसप्लांट के बाद भी जो हमारे 45 जी जी, 30 to 45 डेज की बात हुई, इसमें 2 से 3 हफ्ते तो ट्रांसप्लांट के बाद के होते हैं, ओके ओके ओके, क्योंकि जब तक उसके खुलिये इतने वापस नहीं नहीं आते आते, हम उनको डिस्चार्ज डॉक्टर साहब नहीं ने कहा जाता है करते। कि खासा महंगा है ये ट्रांसप्लांट, क्या कॉस्ट है कि एवरेज इसकी? देखिए फिर अगेन ये बीमारी और इसकी टाइप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट 2 तरह का होता है। एक को हम एलोजेनिक कहते हैं, जी, जिसमें दूसरे बहन भाइयों से आमतौर पे हम लेते हैं हुलिये, और एक ऑटो होता है जिसमें मरीज के अपने ही हुलिये होते हैं। सही, ठीक है, तो दोनों की कॉस्ट फ़र्क होती सही। है। एलो में आमतौर पे 4 मिलियन तक का एस्टिमेट दिया जाता है, ओके, क्योंकि बाद में भी उनको तकरीबन 1 साल तक दवाइयाँ चलती हैं। अच्छा, ये जेनेटिकली भी हो सकता है? देखिए जैसे डॉक्टर शहजाद ने भी कहा ना कि बड़ों के अंदर बीमारियां मुख्तलिफ हैं, ठीक, कुछ बेनाइन कहते हैं, कुछ हम मैलिग्नेंट कहते सही, हैं। तो मैलिग्नेंट तो ऑलमोस्ट बच्चों में भी सेम ही सिनेरियो है, जो ओके, कैंसर वाली चीज़ें सही, होती हैं। सही, जो बेनाइन है उसमें फिर बच्चों में हमारे पास कुछ मारूसी मसाइल आ जाते हैं, ओके, अच्छा। ओके, जिनमें थैलेसीमिया सबसे ज़्यादा है, जिसमें हम सही, ट्रांसप्लांट सही, करते हैं। सही, सही, कुछ कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी, इम्यूनोडेफिशिएंसी की मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनमें हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत सही। पड़ती है। तो डॉक्टर शहजाद डोनर्स के हवाले से बताइएगा कि लोग कुछ तो खून देते हुए भी घबराते हैं, लेकिन बहुत सारी अवेयरनेस अब आ चुकी हुई है। तो जो डोनर होता है उसकी किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, उसके क्या कंसर्न्स होते हैं जिनको एड्रेस किया जाता है? अच्छा, मैं डॉक्टर सफ़िया की बात को एम्फोसाइज करूंगा कि देखें जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। Yes. इसमें कोई भी किडनी या लिवर डोनेशन नहीं होता। नहीं होता। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का डोनर है वो बिल्कुल रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है, उसमें उसका कोई भी प्रोसीजर नहीं होना होता। यानी वो कोई डोनेट भी- करके भी सेहतमंद जिंदगी गुजार Exactly. सकता है, अपने वही काम कर सकता है जो एग्जैक्टली करता है। बिल्कुल कर सकता है। डोनेशन, बोन मैरो डोनेशन जो है वो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ओके, सबसे पहले हम उसमें मैचिंग की जाती है, जिसको हम HLA मैचिंग का कहते हैं। उसके बाद एक बैटरी ऑफ टेस्ट है, वो ये देखने के लिए, मेक श्योर करने के लिए किया जाता है कि जिससे हम स्टेम सेल्स लें वो एक हेल्दी डोनर हो, उसके अंदर कोई बीमारी ना हो और उसकी बीमारी जो है वो रेसिपिएंट को ना चली जाए। ठीक, ठीक, उसके बाद प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, उसमें उसको जनरल एनेस्थीसिया जाता है और पेल्विक बोन से नीडल्स के साथ हम अपनी रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है वो निकाल लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये, और अगर क्वांटिटी पूरी ना हो या इन सर्टेन कंडीशंस हम वेन के अंदर एक लाइन डाल के तो उससे भी स्टेम सेल्स ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है जिसमें 1 से 2 दिन का एडमिशन है और उसके बाद डोनर जो है वो अपनी रूटीन की लाइफ गुजार सकता है। सही। इसकी कोई भी एक्यूट और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ओके ओके, ज़बरदस्त। तभी वो हम देखते हैं एक्चुअली मिसकंसेप्शन भी है ना, ये नाम ही इतना ख़तरनाक है बोन मैरो, तो ऐसे लगता है जैसे कोई बोन है जिसका ट्रांसप्लांट करना है, और ऊपर से हमने देखा के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि उन्होंने जी बोन मैरो बच्चे को डोनेट की थी, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई बोन डोनेट की थी। तो वो मिसकंसेप्शन की वजह से भी शायद बहुत ख़तरा रहता है कि इस तरह से डोनर आते नहीं, या अवेयरनेस उस तरह से नहीं है। तो यानी कि डोनर को कोई ख़तरा नहीं होता है, डोनर सेफली अपनी पूरी लाइफ अच्छे से गुजार सकता बस है। मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, बोन मैरो हमारे जैसे खून हम कहते हैं ना कि रेड ब्लड सेल 3 महीने में जी, बन जाते हैं, तो ओके, बोन ओके। मैरो तो 48 आवर्स में नहीं रीजनरेट वेरी होता। इंपॉर्टेंट। ओके ओके तो देयर इज नो लॉस एक्चुअली। ओके, मतलब ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, बढ़ती उम्र के साथ क्या कोई रुकावट दरपेश होती है ट्रांसप्लांट के लिए, कोई प्रॉब्लम्स आती ये इसमें ना बीमारी के ऊपर डिपेंड करता ओके, है। सही, ठीक है, जो तो है एक्वायर्ड जिनको हम कहते हैं, जिसमें मैलिग्नेंसीज हैं या बाद में प्लास्टिक एनीमिया हो गया, तो वो तो जब भी हो वी हैव टू ट्रीट, नो अदर ऑप्शन। ठीक, ओके, लेकिन जो मारूसी बीमारियां होती हैं, अगर उनको जल्दी तशखीस करके उनको जल्दी उनका क्योर, ट्रांसप्लांट इज़ अ क्योर की तरफ ना लाएं, तो वो फिर इस तरह की कुछ पेचीदगियां जिस्म के अंदर पैदा हो जाती हैं कि वो ट्रांसप्लांट के बाद भी स्टे करती है या वो ट्रांसप्लांट को मुश्किल भी बना सकती हैं। तो इसलिए जो मारूसी बीमारियां हैं जिनमें थैलेसीमिया है, हेरिडिटरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, जी, कुव्वत मुदाफ़त जो पैदाइशी तौर पे नहीं होती बच्चों के अंदर, या कुछ स्टोरेज के डिसऑर्डर हैं, तो उनमें अर्ली तशखीस और फिर उसके बाद जल्द, उसके बाद अगर डोनर अवेलेबल है अगेन, सही, तो डोनर क्योंकि बहन भाई ही होते हैं जी, बच्चों में,
तो इसलिए फिर अगर हो तो और इन early केस अगर transplant। ना मैच करे तो फिर तो मुतबादल फिर हमारे पास यही है कि फिर जो अदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स है ना, हम्म। जैसे थैलेसीमिया के अंदर ब्लड लगता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह, तो फिर वो चलता है। डॉक्टर शहजाद, आप बताइएगा अब तक पीकेएलआई के अंदर कितने कामयाब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, सक्सेस रेशो इसकी क्या है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई सफ़र कर रहा है या उसको ये रेकमेंड किया गया है तो वो किस तरह से पीकेएलआई से ये ट्रांसप्लांट करवा सकता है और राब्ता कर सकता है? जी, पीकेएलआई में अभी जो सहूलत मौजूद है उसमें बच्चों के और बड़ों के दोनों के ट्रांसप्लांट हुए हैं और किए जा चुके हैं। अभी टोटल जो ट्रांसप्लांट हैं वो 15 ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, ओके जिसमें 7 एडल्ट्स हैं और 8 पीडियाट्रिक्स हैं। ओके और कामयाबी का तनासुब जो है वो 94% अभी हमारे रिजल्ट्स हैं। इन 15 में से एक पेशेंट की सिर्फ डेथ हुई है, बाकी जो 14 है वो अलाइव हैं। सही। और राब्ता करना बहुत आसान है। हमारा एक तो डेली क्लिनिक होता है मंडे टू फ्राइडे, डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग डेली क्लिनिक्स हो रहा होता है। तो वॉक इन क्लिनिक भी है, आप आएँ और अपनी डेस्क काउंटर के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन करवा के तो हमें दिखा सकते हैं। बाकी हेल्पलाइन के ऊपर अपॉइंटमेंट भी ली जा सकती है। सही, हेल्पलाइन पर अपॉइंटमेंट भी ली जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप Thank दोनों you so का much.